नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। वैसे तो आवाज़ आनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको वीडियो में थोड़ी सड़क तोड़ने की आवाज़ आ रही हो तो ये विकास पागल हो गया है। एक अच्छी खासी भली सड़क थी सीसी रोड, मैं रोज़ इस पे आता जाता था। अब इसको तोड़ के फिर से नया बनाया जाएगा। इसकी बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन विकास करना है और घरों तक घुसाना है तो ये हो गया। खैर, हमारा आज का विषय है हाइड्रोजन ट्रेन। और आज के दिन मुझे रेलूराम पुनिया जी याद आ रहे हैं। उनका चुनावी कैंपेन था, उनका रेल का निशान था और उन्होंने कैंपेन में नारा दिया था, रेलूराम की रेल चलेगी, बिन पानी बिन तेल चलेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जींद से बिना तेल के पानी से ट्रेन चलाई है। तो रेलूराम जी तो और आगे की सोच के गए थे, लेकिन हमारे जो नए वाले रेलूराम मोदी जी हैं उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन चला दी है। वैसे झूठ की रेल के लिए भी वो बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन आज जींद के लिए और हरियाणा के लिए या भारत के लिए एक नया दिन तो है ही, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन चलना एक नई बात तो है ही। हालांकि बहुत सारे देशों में ये प्रयोग हो चुके हैं, वहाँ ट्रेन चल रही हैं, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में इस तरह की ट्रेन चलना एक सुखद कदम है। और मोदी जी हैं तो उन्होंने भाषण में भी कहा है कि वो बहुत लंबा सोचते हैं। तो जो लोग अभी तक ये सोचते थे कि वो लंबा फेंकते हैं, तो अब ये भी ऐड कर लीजिए कि वो लंबा सोचते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। त्यागी जी, चलें फिर हाइड्रोजन ट्रेन में बैठते हैं। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतिहास रचा गया है विश्व के इतिहास में। और विश्व में कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी और ये ट्रेन है। और भारत में तो एक नए इतिहास की संरचना हो गई है। और मुझे अपने उस मित्र का ख्याल आ रहा है जिन्होंने अभी जींद का इतिहास लिखा था, एक किताब लिखी थी। सुमित। हाँ, और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जींद जो है वो भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। अब पता नहीं उन्होंने उस किताब में क्या लिखा है। जींद का इतिहास तो बहुत बड़ा है, मैंने पढ़ी भी है, वो काफी हद तक नहीं, उसमें हाइड्रोजन ट्रेन नहीं लिख पाए होंगे सुमित जी ना। हाँ, तो क्योंकि वो तो अभी रचा गया तो प्रधानमंत्री जी के हिसाब से जींद आज इतिहास में दर्ज हो गया है, बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में। और जैसा प्रधानमंत्री का होता भाषण मैंने भी सुना, आपने कहा था तो मैंने सुना वो, नहीं तो हमारी वीडियो में प्रॉब्लम आ जाती। तो बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही लफाजी से भरा हुआ, बहुत ही बोरिंग मुझे तो लगा। मुझे तो यही कुछ लगा। पसंद नहीं आया, घेवर वेवर ना कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि देखिए एक बोर्डम है, बोरियत हो जाती है। उनके भाषणों को आप देखिए, प्रधानमंत्री के उसके 3-4 हिस्से होते हैं। पहले में तो वो जहाँ जाते हैं वहाँ अपना रिश्ता जोड़ते हैं उस जगह से। वो जींद की सड़कों पर खूब घूमे हैं, उससे रिश्ता जोड़ते हैं। वहाँ जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे, कहेंगे वहाँ बहुत परिचित ऐसे चेहरे मैं देख पा रहा हूँ जिनकी स्कूटर पे मैं बैठा हूँ, जिनकी मोटरसाइकिल पे बैठा हूँ, इस तरह की बात करेंगे। तो वो ऑडियंस से कनेक्टिविटी जोड़ते हैं अपनी, ताकि वहाँ बैठे लोग विशेषकर उस क्षेत्र के बड़े गौरवान्वित महसूस करें कि प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने मुर्रा भैंस का दूध से बने दूध, दही और घी उन्होंने वहाँ खाए। और उससे जो घेवर बना, और घेवर से उन्होंने जोड़ा कि जींद के फिर तेवर बदले। घेवर भी नहीं बदला लेकिन तेवर बदले। तो ये जो एक हमारे स्वामी जी हैं, वो एक शब्द के 5-5, 10-10 शब्द बोलते हैं पर्यायवाची, उससे भाषण बहुत प्रभावी हो जाता है। तो इनका ऐसा ही है कि शब्दों की इतनी भरमार रहेगी, बम्बास्टिक हो जाती है कि उसमें अर्थ कोई नहीं होता उसका। मतलब सिर्फ शब्द हैं, अर्थ नहीं होते कहीं भी। जैसे वो कहेंगे कि मैं वहां गया तो मेरी अनेक मुद्दों पर बातचीत हुई, है ना, और बातचीत में भी व्यापक चर्चा हुई। अब ये अनेक, व्यापक, और भविष्य में इसके बहुत बड़े परिणाम निकलने वाले हैं। आपकी समझ में आता है कुछ के? नहीं, मेरे तो व्यापक समझ में आता है, और ये भी मैं भाई आप यार कुछ बता मैं दो। इस बात को लेके सुनिश्चित हूँ सर कि 2047 का जो विकसित भारत है वो मुझे देखना है जी। नहीं, आप तो देखोगे। हाँ। और मोदी जी वाला ही देखोगे। हाँ। क्योंकि आज 2036 पक्का कर गए वो। हाँ। ओलंपिक का। 36 मैं 47 का इंतजार कर रहा हूँ जी, जब एक 99 साल का एक बुजुर्ग लाल किले पे झंडा लहरा के और विकसित भारत हमें दिखाएगा। हाँ।
तो मेरे कहने का आशय ये है, कई बार मैं भी भटक जाता हूँ चीज़ों से, कि भाषण पे मैं ज़्यादा टिक गया। तो पहले तो हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत बधाई। वैसी ही बधाई जैसी प्रधानमंत्री जी ने दी है कि आज वो मतलब उनका पूरे देश में एक ख़ास मुकाम पे वो हरियाणा पहुंच गया, एक विकास की पटरी पर दौड़ने लगा वगैरह वगैरह। तो बधाई के बाद में अब ये है कि थोड़ी कि जींद से सोनीपत चलेगी। तो मुझे कुछ चीज़ें उनके भाषण में अखरी, वो जींद को जिंदी बोलते रहे। हाँ, वो एक्चुअली गुजराती है ना, हिंदी तो सीखी है उन्होंने, है ना, तो प्रोनाउंसिएशन तो ऐसे माफ़ करना ही चाहिए हमें। और एक मुझे थोड़ा ये कमी ये अखरी कि इसमें उन्होंने पर्याप्त मात्रा में नेहरू को और कांग्रेस को कोसा नहीं। हाँ, थोड़ा कम कोसा, एक बार कोसा कि हॉर्मुज जो बंद है उसमें हमारा ज़्यादातर गैस वैस आती हैं। हाँ, तो अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक बुरा हाल हो गया होता। हाँ, अब नहीं हुआ है। वही है। तो उसे जब मैं सुन रहा था मुझे ध्यान आ रहा था कि हमें ना अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए जाते थे कि अगर मैं वहाँ ये जाता तो ये होता, मेरे जाने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, या मतलब इस तरह के कंडीशन, अगर मैं नरेश होता तो ये कर लेता। अब ये इतनी मूर्खतापूर्ण बात है कि 2014 में भारत की स्थिति ये मतलब ये मान के चल रहे हैं 2014 से पहले के भारत में चुनौतियां थी ही नहीं, किसी भी प्रधानमंत्री के सामने कोई चैलेंज नहीं आया। और 2000 अब ये जो आया है हार्मुज की वजह से संकट आया है, तो अगर ये उस समय आता तो सारी रेल व्यवस्था ठप पड़ जाती, चूंकि डीजल से चल रही है। हे भगवान, बड़ी कृपा आपने की कि ये 2014 के बाद ही चुनौती आई। तो 2014 से पहले कोई चुनौती थी नहीं। और उनकी इस मूर्खतापूर्ण बातों पे लोग बड़े गंभीर होते हैं, वहाँ जो ले जाए जाते हैं, बड़े खुश होते हैं वो वहाँ पे, मोदी मोदी। वो तो रिहर्सल करवाते हैं, वो तो हाँ, मोदी मोदी की तो रिहर्सल तो होती है। फिर ये बता दिया, और फिर ये मोदी है जो समय से पहले सोचता है और समाधान धरती पे उतारता है। मुझे तो धर्मेंद्र जी, मैं यही सोचता रहा कि हे प्रभु, अगर ये शरीर, ये मोदी जी अगर कभी 100, 150, 500 साल बाद अगर नहीं रहे भारत में, तो इसको संभालेगा कौन इस देश को? फिर बताया 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुआ था, 90 साल में 30% काम हुआ सिर्फ। 30% होना कोई बड़ी बात नहीं है। और 25 से 47 तक तो अंग्रेजी रहे थे। अब नेहरू को भी अधिकार मिलता है कि वो कहते हैं कि भाई अंग्रेजों ने 22 साल राज करा, और इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो बहुत स्लो 5-7% हुआ, लेकिन नेहरू तो नहीं कहा। तो ढूंढ ढांड के इतिहास में से ऐसी चीजें उनके भाषण वाले लिखते हैं, वो भी उनकी कमजोरियों को समझते हैं कि वो जोड़ के एक बार कांग्रेस को, नेहरू को, उस दौर को थोड़ा सा कलंकित करते हैं। तो ये उनकी योजना होती है। और उसके बाद में वो अपने कुछ चीज़ें ऐसी बताएं कि जैसे अभी मैं विदेश गया था, तो मैंने हरियाणा के लिए एक और गौरव की बात यह है कि मैंने वहाँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से ऐसे समझौते किए जिससे हरियाणा के नौजवानों को नए रोजगार मिलेंगे। क्या समझौते हैं जी? स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हरियाणा को सिखाएंगे या हरियाणा उनको सिखाएगा, पता नहीं है कैसे होगा, भविष्य के गर्भ में मुश्किल है। अब हम आते हैं हाइड्रोजन ट्रेन पे। एलॉन मस्क ये कहता है कि फ्यूल ऑफ फूल्स है, ये मूर्खों का ईंधन है हाइड्रोजन। हाँ, अच्छा जी। फ्यूल ऑफ फूल्स क्यों जी? मतलब या तो बिजली से चलेंगी या डीजल से चलेंगी ट्रेन, ठीक है ना। उन्होंने ये बताया कि ये जो चलेगी ना हाइड्रोजन ट्रेन, इसके लिए आपको बिजली चाहिए, इसको बनाने के लिए बिजली चाहिए। वो बिजली कहाँ से बनेगी? कोयले से बनेगी, है। तो ये जो करे धुआं रही थे, तो कोयले से बिजली बनेगी, तो आपकी कोयले से बिजली बनाने का जो सिस्टम है वो ज़्यादा बड़ा होगा। बिजली से आप हाइड्रोजन में से, जो पानी में से हाइड्रोजन अलग करेंगे। तो एक आंकड़ा ये बताता है कि इस पूरे प्रोसेस में आप 70% बिजली खराब कर देंगे अपनी। अगर 100 यूनिट आपने बनानी तो 70 यूनिट आपके किसी काम की नहीं, ये 30 यूनिट बचती है। विधिवत अध्ययन हो चुका है, और इसी को एलॉन मस्क ने कहा है कि ये फ्यूल ऑफ फूल्स है। और ये तो सौभाग्य है कि ये टेक्नोलॉजी 2016 में दुनिया में आई है।
10-11 साल का हाइड्रोजन मामला है। ट्रेन पहले मेरे ख्याल से चाइना में सबसे पहले ट्रेन चली है। फ्रांस में ये काम हुआ, उसके बाद जर्मनी में इसको चलाया गया। और अगर ये इतना अच्छा ही होता, इतना प्रभावी होता, तो सारे देश इसके पीछे पड़ जाते और उनके सारे पास लगा संसाधनों लेते। की कमी नहीं है। सारी ट्रेनें ऐसे तो चलती। ये जो मैंने अध्ययन किया है हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में, वो ये है कि ये जो एलॉन मस्क कह रहा है ये ठीक कह रहा है। और अगर इतनी अच्छी चीज़ होती तो हाइड्रोजन से सारी, अब आप हाइड्रोजन से चलाओगे, उसमें बिजली भी चाहिए आपको, उसमें कोयला भी चाहिए। तो ग्रीन एनर्जी जो है ना, कि भाई ये ग्रीन है, कार्बन एमिशन नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, लेकिन इसके पूरे बनाने में तो यूज होगा ना। ये तब हो सकता था अच्छा, केवल पानी इस्तेमाल नहीं होता जी इसमें ना। अच्छा, पानी में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप निकालोगे तो कुछ तो प्रोसेस होगा ना। वो प्रोसेस तो बिजली से चलेगा, और बिजली कहाँ से बनेगी? कोयले से बनेगी। तो एक सज्जन की मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने खाना टुकड़ा उठाया और खाना खा लिया, ये तो है सिंपल तरीका। एक है कि आपने टुकड़ा लिया, यूं घुमाया, टांग के नीचे से निकाला और फिर लिया, ले लिया। ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है ना, ये है। अच्छा, कि पहले सिर के पीछे से घुमाओगे, फिर टांग के नीचे से लाओगे और फिर खाओगे। तो इसमें वो सारी चीज़ें जो दावे किए जा रहे हैं ना कि वो नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, अरे ग्रीन है, उसने कहा कि ग्रीन ये तब कहलाता जब ये प्रोसेस सारा सोलर एनर्जी से होता। अच्छा, ऑलरेडी जो बनी बनाई बिजली है उससे आप ये ऐसे बनाओगे, हाँ, तो फिर सीधा बिजली से ही ट्रेन चला लो। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो भाई फिर ये ट्रेन चलाई क्यों? बोले ट्रेन यूँ चलाई है, असल में जो उनका कहना है विद्वानों का, वो ये कह रहे हैं कि वहाँ बैठे ना कुछ लोग आइडिया देते रहते हैं, उनके बिजनेस के आइडिया हैं कि आप ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, है ना। और लोग अपने निजी स्वार्थ में इन चीज़ों पे आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये जो अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि धीरे धीरे हम ये करेंगे, वो करेंगे, इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, वो पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा इस बात की संभावनाएं हैं कि इसको हम और बढ़ाएंगे। प्रयोग है, एक्चुअली ये प्रयोग है, ये प्रयोग धर्मिता पे चल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आइडिया, मेरे दर्शक भी ये कहेंगे कि यार हर चीज में हम कमियां निकाल लेते हैं, कहते हैं ऐसा। तो वो उसको कर लें, स्टडी कर लें इस चीज को। जो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी, इसके लिए सारी चीजों के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी या नहीं, और वो बिजली जो है वो कोयले से बनेगी। अब फिलहाल तो कोयले से ही बन रही है ना। हाँ, ये ठीक है कि अगर ये देखो, एक तो ये टेक्नोलॉजी अभी 10 साल पहले आई है। अगर मोदी जी 2000 में बन जाते प्रधानमंत्री तो शायद पहले आ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो जो विकसित देश हैं उनमें साउथ कोरिया भी है, कनाडा भी है, अमेरिका भी है, वो बड़े पैमाने पे इस काम में नहीं लगे हुए। हाँ, कि वो सारी ट्रेनें ही हाइड्रोजन से चला रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो ये सब अब क्या वो कहना चाह रहे हैं, और अब आए हैं तो बहुत सारे और प्रोजेक्ट के भी उन्होंने शिलान्यास और वो नींव रखी है, और उनके बारे में बड़ी बातें करी हैं। दिखाना यही चाह रहे हैं कि हरियाणा जो है डबल इंजन की सरकार में पिछले 12 वर्षों में जो इसने प्रगति की है, उसका सारा अब पूरी प्रगति जो भी 60-70 साल की है, सब सारा श्रेय उन्हीं का है ना। उन्होंने ट्रेन चलाई है, नेशनल हाईवेज बनाए हैं। अब ये अगर चलो थोड़ा सा इस बार उन्होंने कोसा नहीं कांग्रेस को, और पार्टी उतना नहीं कोसा, मतलब उतना नहीं कोसा कर गए थोड़ा बहुत, पर रस्मी तौर पे तो नहीं। वो हरियाणा में ये कह नहीं सकते थे, क्योंकि हरियाणा का आम आदमी ये जानता है, एक एक व्यक्ति जानता है कि हरियाणा का डेवलपमेंट चौधरी बंसीलाल के टाइम में जो हुआ था उसका कोई मुकाबला है नहीं। इसलिए वो थोड़ा सतर्क रहेंगे, और कहीं होते तो ये बोलते। और यहाँ को उन्होंने बहुत लंबी राजनीतिक बातें करी नहीं है। हालांकि जींद बहुत सारे जानकार हैं, हाँ, वो प्रधानमंत्री जी के बहुत धन्यवादी हैं। हाँ, बोले जींद एक तो पिछले 15 दिन से उन्होंने कोना कोना चमका दिया जी, प्रशासन साफ किया है, उसकी तारीफ भी की है उन्होंने, तारीफ की है। वो कह रहे हैं कि अगर हर महीने मोदी जी आ जाए मजा आ जाए। हाँ, वहाँ का जो रानी तालाब है बिल्कुल उसको एकदम से, एक ही हिस्टोरिकल पैलेस वहाँ पे है, उसको बहुत ही बढ़िया कर दिया, ग्रीनरी के ऊपर ध्यान दिया। मतलब जींद रेलवे स्टेशन पे आज एक्सीलेटर भी लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी का बहुत धन्यवाद है, वो आए तो जींद की किस्मत जगी। लेकिन ये जो बीजेपी के नेता हैं, इनका जो हर चीज़ को इवेंटबाजी जो बनाते हैं ना सर, ये उसमें मोदी जी की सलाह भी भूल जाते हैं। क्या किया है इन्होंने, हर जिले में आज कार्यक्रम किया है इन्होंने लाइव प्रसारण देखने के लिए, और गांव में बसें भेज भेज के सरकारी। अब मैं यहाँ पे जब अपने ऑफिस में आ रहा था तो कम से कम रोडवेज की 15 से 20 बसें इधर खड़ी थी
DRD हॉल के आसपास। तो बसों से भर के ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहाँ लाए हैं। उसके बाद उनको लाइव प्रसारण दिखाया, हर जिले में ऐसा किया इन्होंने। और वो जो बसें हैं वो पानी से तो चली नहीं होंगी, तेल से ही चली होंगी। वो तेल फूक के उनको यहाँ लाए, तेल फूक के ले जाएंगे। तो मोदी जी की उस सलाह पे भी नहीं किया इन्होंने कि मितव्यता पत्नी। अब लाइव तो ये घर पे बैठ के भी देख सकते थे, उनके लिए उनको जिला मुख्यालय पे लाने की क्या जरूरत थी। देखिए, दूसरा चला रहे हैं ये हाइड्रोजन ट्रेन, जींद में कोई बैलगाड़ी में आ रहा है, किरण चौधरी ई रिक्शा पे चढ़ी खड़ी हैं, कई नेता ई रिक्शा पे हैं, पीछे गाड़ियों के काफिले लगे हुए हैं। तो ये लोग तो अपने मोदी जी की भी सलाह नहीं मानते, दूसरों को ज्ञान देते रहते हैं ये कि प्रदूषण नहीं फैलाना, तेल बचाना है। खुद बचाएंगे, खुद फूक रहे हैं तेल ये। देखो, मोदी जी तो सलाह पे खुद भी काम नहीं करते, अपनी सलाह पे खुद भी काम नहीं करते। उन्होंने कहा था कि भाई पेट्रोल डीजल बचाओ, तो उन्होंने अपने तो सारी दौरे रैलियाँ बदस्तूर जारी रखी। उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि देश के लोग विदेशों में न जाए, वो तो उन्होंने और भी ज़्यादा उसको पंख लगा दिए। तो जो व्यक्ति अपनी सलाह पे खुद ही अमल नहीं करता, तो उसकी पार्टी के लोग क्या अमल करेंगे? वो ये उम्मीद करते हैं कि बाकी विपक्ष जो है वो उनकी सलाह पे चले। इनके आनंद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, इनकी उत्सव धर्मिता बरकरार रहनी चाहिए। ये लोग बहुत ही मतलब उत्सव धर्मी लोग हैं, हर चीज़ में सेलिब्रेशन चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार मैं जिक्र कर चुका हूँ कि भाजपा के एक नेता ने मुझे बताया था जब वो यहाँ प्रभारी थे कि मोदी जी ने हमें सिखाया था कि अगर किसी मोहल्ले में कोई कुत्ता मर जाए और वो पुराना कुत्ता हो जिसे बहुत लोग जानते हों, तो ऐसे कुत्ते होते हैं जिन्हें पूरा मोहल्ला जानता है। मान लिया कोई कुत्ता है, उसका नाम कालू है, तो कालू जगह जगह दूध पिएगा, कहीं रोटी खा लेगा कहीं। तो अल्लाह ऐसा कुत्ता जो बहुत सामाजिक कुत्ता हो, है ना, और सांस्कृतिक कुत्ता हो, अगर उसका निधन हो जाए तो बोले उसका ना बिल्कुल ऐसे ही संस्कार करना चाहिए जैसे मनुष्य का होता है कि उसकी अर्थीर्थी सजाओ, गुब्बारे लगाओ और बड़े उस ढंग से ले जाओ। तो मैंने कहा ऐसा बोले नहीं, वो इस पर जोड़ देते तीन ही बातों पे। तो इतना महत्व उनके जीवन में इवेंट करने का है, तो इसके बिना तो वो रह नहीं सकते। ठीक है ना। और जब उनको सुविधा होती, जब उन्हें सूट करता, तब वो चीज़ों के जवाब देते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया यहाँ पे कि भाई वहाँ पे जंतर मंतर पे वो चल रहा है। आलोचना ही कर दो उसकी। आप ये बता दो हमने बहुत अच्छी शिक्षा नीति तैयार की है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे विरोधी नहीं कर पा रहे। हमने एक सेंट्रलाइज सिस्टम किया एडमिशन का, MBBS इंजीनियरिंग का, उसको विरोधी नहीं पहुँचा पा रहे। कुछ तो करो। लेकिन जो चीज़ उन्हें सूट करेगी और जहाँ तक खतरे नहीं है वहाँ तक वो चलेंगे, उसके बाद नहीं। तो ये तो इनके जीवन में सेलिब्रेशन और आनंद लेना वो तो हर पहलू से झलकता है। लेकिन एक बात है कि अभी कुछ क्षेत्रों में ये भी चर्चाएं चल रही थी कि शायद सुपर CM कुछ ऐसा गोल ना खिला दें कि जो CM है वो कहीं रखे रह जाएं। तो आज प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ की है, उनको गौरवशाली और पता नहीं ऊर्जा से भरपूर, वो तो लोकप्रिय जो शब्द इस्तेमाल किए ना, तो उससे लेकिन उनकी तारीफ से भी डर लगने लग गया अब तो। उन्होंने लास्ट टाइम मनोहर जी की भी तारीफ करी थी। तो तारीफ करना कोई अच्छी बात नहीं है मोदी जी। अगर चलो आपने एक नया हमें सचेत कर दिया इस बात से। हम तो यही सोच रहे थे कि अब गद्दी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो टी वगैरह लगी थी, गद्दी पे खतरा ही ऐसे पैदा होता है ना। तब ये ज्यादा हो गया था कि भाई नायब सिंह तो बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे थे, मनोहर लाल जी आए और उन्होंने एक दिन उस समस्या का समाधान निकाल दिया। तो वो समाधान कहीं आप परमानेंट आगे ना निकलने लग जाए। अच्छा, मतलब जो उन्होंने प्रशंसा की है उसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं जी। हुए हैं पहले ऑलरेडी। मोदी है तो मुमकिन है। देखिए आपने मुझे दुरुस्त किया, मैं इससे पूरी सहमति जाहिर करता हूँ क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। लेकिन अब देखिए नायब सिंह मुझे इतने प्रिय हैं, उनकी जो मुस्कुराहट है ना, उसे देख के ही मैं सारे दुख दर्द भूल जाता हूँ। लेकिन एक दुख तो मैं नहीं चाहता कि वो हटें। एक दुख की नहीं, उनको परमात्मा उनको लंबी कुर्सी दे। हाँ, लंबी कुर्सी। हाँ, लंबा मतलब अच्छा, बड़ी बैठते ही तो तोड़नी तो कुर्सी तोड़ते रहो। एक चीज मतलब रोहतक में अखरी है सबको, सोशल मीडिया पे सबने उस पर लिखा भी है। कल डॉक्टर आदित्य बत्रा जी का निधन हुआ है। वो न केवल एक सामाजिक व्यक्ति थे, बल्कि वो रोहतक के, आज यूँ समझो कि पूरे रोहतक में दुख का माहौल है। लेकिन ये बीजेपी वाले झंडों से इन्होंने पूरे रोहतक को पाट रखा है और ये उत्सव धर्मिता पे उतरे हुए हैं। तो अच्छा होता है ये डॉक्टर बत्रा जी के निधन में शामिल होते ये लोग, और इस कार्यक्रम को कम से कम रोहतक में स्थगित कर देते। लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर बत्रा का तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें रहा है,
लेकिन एक उससे भी बड़ी बात और वो जो मैं बीजेपी बता रहा नेता हूं, भी वो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो भाजपा के नेता थे और मतलब अपने इतने स्थापित काम कर रहे हैं वो, उसके बावजूद वो राजनीति के विषय में सोच रहे थे। तो ऐसे ऊर्जावान कार्यकर्ता का, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का तो शोक में रहना चाहिए था 2-3 दिन। कम से कम भाजपा रोहतक को। में ना करते ये इस हाँ। तरह की इवेंट बाजी। लेकिन बहुत बड़ी बात है ना कि एक हमारे लोकल नेहरू हैं, वो अब उनका जन्मदिन था तो वो कार्यकर्ता, उनको लेना देना है नहीं। और एक चीज और मैं बताऊं, भाजपा के कार्यकर्ता ना गीता ज्ञान को आत्मसात कर चुके हैं। हाँ, मतलब दुनियादारी की लोक लाज से ऊपर हैं वो। हाँ, इनको वो कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, शो चलता रहे, रंगमंच है इनके लिए, तो इस पर ये अपनी भूमिका अदा करते रहेंगे। अगर इन्हें 9 से 9:30 तक दुखी रहना है तो वो शेड्यूल है कि अब हम दुखी रहेंगे, कहीं जाएंगे, और 9:31 होते ही अगर उन्होंने कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ पे हंसी खुशी का माहौल है, तो वो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। तो वो विधिवत ऐसे प्रशिक्षित किए गए हैं इस तरीके से, मतलब ये जहाँ सोचते हैं वहाँ कोई सोच ही नहीं सकता। मैं एक घटना पढ़ रहा था, शायद आपको मैं बताऊं कि महेंद्र सिंह टिकैत पे कहीं लाठीचार्ज हो गया। तो उन्होंने कहा कि आरएसएस कैसे काम करता है, तो किसी ने उनको बताया जो वहाँ के जिला प्रमुख थे कि यार वो वहाँ एडमिट हैं और आप उनसे संपर्क साधो, नज़दीकियाँ बढ़ाओ। हाँ, नज़दीकी बढ़ाओ। तो बोले वो कैसे होंगी, तो उन्होंने तरीका बताया, बोले कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे चाय बना कर ले जाता था और रसोई तक पहुँच बना ली। हाँ, और धीरे धीरे करके वो वहाँ घुस गए। यानी महेंद्र सिंह टिकैत जैसे व्यक्ति को भी अब ये क्या है कि सेवा के माध्यम से संकल्प लिया कि हमने इस आदमी को सेट करना है, संकल्प लिया तो फिर सेवा चाहिए, है ना, तो उसको वो जोड़ तोड़ करके प्रयास में कोई कमी नहीं रहती। ये सिखाया गया है इनको कि 10 दरवाजे खटखटाओ, अगर एक भी ना खुले तो आपको अगले दिन फिर जाना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो संगठन ऐसी थोड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ थोड़ी तैयार हुआ। ये कहते हैं कि हम मान अपमान से परे हैं, अगर आप हमें दरवाजे से भी वापस करोगे धर्मेंद्र जी, तो वो आपको जी कहना नहीं छोड़ेंगे, है ना, और पुनः पुनः आएंगे। पेशेंस तो बहुत है जी इनमें। हाँ, चूंकि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का जो रास्ता है ना वो, तो उसमें व्यक्ति क्या अपमान कर रहा है इसका कोई अर्थ नहीं होता। राष्ट्र निर्माण ही इनका लक्ष्य है, और वो जैसा राष्ट्र निर्माण हो रहा है सारे देश की जनता जानती है। और आप, मैं या कोई और व्यक्ति अगर कोई कमेंट करे, जैसा आज हाइड्रोजन ट्रेन इस कार्यक्रम की वो थी, और तो उस पर तो खैर चलो समझ में आता है। एक अखबार ने उसमें डाला है, अपनी खबर डाली है कि ये मुर्रा भैंस का दूध, दही, घी और ये घेवर करके। तो मैंने उस पर देखा करीब 106 कमेंट थे, और एक भी कमेंट मुझे ऐसा नहीं मिला जिसमें मोदी जी या भाजपा की तारीफ की गई हो इस प्रोजेक्ट की। उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, लगातार गालियां दी जा रही हैं, और ये व्यक्तिगत नहीं, किसी अखबार की कटिंग है, मतलब वो है जिस पर लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन चलो, लेकिन एक बात सोचने की है सर कि ये टेक्नोलॉजी मतलब एक तो नई नहीं है हाइड्रोजन ट्रेन की, अगर पुरानी है ये, तो अगर इतनी किफ़ायती ये होती तो इसको पूरी दुनिया में अभी तक लागू किया जा चुका होता है। तो ये प्रयोगात्मक ही है। जहाँ मतलब मैं पढ़ रहा था उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई ये अडानी जी का कोयला और बिकेगा इसके माध्यम से। आप जोड़ के देखो ना, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कोयला भी है, बिजली भी है। शुरुआत तो कोयले से बिजली बन रही है, कोयला भी है, बिजली भी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी है। पूरे प्रोसेस में तो वो चीजें नहीं है ना। हाँ, वो ये कह रहा है कि अगर ये सोलर एनर्जी से, ग्रीन सोर्सेज हैं, उनसे अगर बिजली आ रही है तब इसका कोई अर्थ है। लेकिन भारत, चलिए, उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की ये बड़ी जीत है, और उन्होंने कहा कि पहले 3-4 कोच ही लगते थे, हमने पहली बार 10 कोच लगाए। तो इतनी निराश भी हमें नहीं होना चाहिए। हमारी तो शुभकामनाएं है कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रगति करे, लेकिन लोग ध्यान रखें कि 2026 में जुलाई के महीने में प्रधानमंत्री ने इस टेक्नोलॉजी का क्या भविष्य बताया था। नहीं, आज जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका नाम ही हाइड्रोजन रख देना चाहिए, हाइड्रोजन ट्रेन। एक तो हाइड्रोजन इतना गंदा शब्द है कि कहते हैं कि हाइड्रोजन बम, नेगेटिव एनर्जी में। तो हाइड्रोजन बम के बारे में ये कहा जाता है कि वो ना केवल मनुष्यों को मारेगा, बिल्डिंग वगैरह सब सलामत रहेंगी। तो हाइड्रोजन अपने आप में ही अजीब सा शब्द है, और अब तो पुण्य का शब्द हो गया। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की जो भक्तगण है कितना केमिस्ट्री समझ पाते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है। नहीं, इनको केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं जी, इनकी मोदी जी के साथ केमिस्ट्री बढ़िया रहनी चाहिए। मैं एक वीडियो देख रहा था,
उनके सब घर वर टूट गए महिलाओं के, और वो रो रही थी बुरी तरीके से। तो वो रिपोर्टर बोला जी क्या कहोगे? बोले मोदी जी और योगी जी तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही। ये सब घर उन्होंने नहीं तोड़वाए हैं, ये यहाँ लोगों ने तोड़ दिए, लोकल ऑफिसर ने, और मोदी जी और योगी जी तक हमारी, वो तो बिल्कुल सही है, उन तक बात पहुंचती तो हमारे घर बन जाते। तो ये मतलब इनकी केमिस्ट्री जो है भक्तों की, वो मोदी जी के साथ अच्छी है, नीचे अच्छी नहीं है बेचारों। बिल्कुल आपने सही याद किया। 1996 में ये नारा लगा था, रेलू राम की रेल चली बिन पानी बिन तेल चलेगी। तो अब ये और जीत गए थे जी वो, है ना। और ये हाइड्रोजन जो ट्रेन है ये भी रेलू राम की ही ट्रेन है ना। और उसका क्या हश्र हुआ था बाद में, जीत तो गए थे वो, असर तो वो एक मतलब दर्दनाक ही है जी उनके। तो परमात्मा उन सारी चीज़ों से बचाए, परिवार का ही नाश हो गया पूरा। हाँ। और जैसे अर्चना, इनकी कौन है अध्यक्ष वो, अर्चना गुप्ता, उन्होंने कहा था कि बिना पानी के ट्रेन चलाएंगे, ये पता नहीं ये पानी से चलाएंगे क्या, पानी से चलाएंगे, है ना। हालांकि एक वो बात भी है, मान लो ट्रेन हाइड्रोजन से चल रही है, हाँ, इसमें रेल सुविधाओं में क्या बदलेगा? वो तो रेल तो यूं की यूं है सर, उसमें क्या? देखिए हर एक तो चक्कर ये है कि रेल मंत्री को इस देश में कोई जानता नहीं, और रेल मंत्री को छोड़ो, पेट्रोलियम मंत्री को कोई नहीं जानता, परिवहन मंत्री को कोई नहीं जानता, किसी मंत्री को कोई नहीं जानता। तो इस कार्यक्रम में अश्विनी जी वैष्णव जी आए थे, मैंने 2 बार जी इसलिए लगाया, प्रधानमंत्री ने भी लगाया था। अश्विनी जी वैष्णव जी आए थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनके सहयोगी कहकर उन्होंने परिचय कराया। तो मैंने गूगल पे ये सर्च किया कि मोस्ट इफेक्टिव रेल मंत्री कौन रहा भारत में। अच्छा। तो उसने मुझे जवाब दिया लालू यादव। अच्छा। 2004 से 2000 के बीच, चूंकि उन्होंने रेल के घाटे को खत्म कर दिया और फायदे में ले आए थे उस ट्रेन को, और किराए नहीं बढ़ाए थे, जो आप कह रहे थे ना कि वो क्या देगा समाज को। और उनको हार्वर्ड में इनवाइट किया गया था, हाँ, ये पूछने के लिए कि आपने, हाँ, इसमें लॉस में जा रहे इस प्रोजेक्ट को जितना नुकसान में कैसे फायदे में लाए। तो उन्होंने कहा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो उनका कहने का तरीका होता था, बोला हम भैंस का दूध निकालता है तो हमने सारा निकाल दिया है। तो हमने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कहा इस चीज़ का नाम, कि आप भैंस का सारा दूध निकाल दो, छोड़ो ना, मतलब संसाधनों का अधिकतम जो प्रयोग हो सकता है वो किया। आइडियल है कि रेलवे की जो ज़मीनें हैं उनको कैसे हम वहाँ पे और चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। तो गूगल ये कह रहा है कि लालू यादव से इफेक्टिव कोई नहीं रहा, और रेल मंत्रालय हमारा इतना महत्वपूर्ण रहा है कि इसके लिए मारामारी रहती है। अकेला मंत्रालय है जिसके लिए नीतीश ममता से लड़ते हैं, ममता लालू से लड़ती हैं। अश्विनी वैष्णव कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के काफ़ी नज़दीकी मंत्रियों में से हैं, उनका मतलब, हाँ, नज़दीक भी हैं। और वो क्या है कि जो प्राइवेट पैसा है ना उसको यहाँ ला रहे हैं। जो कैपिटलाइजेशन है रेलवे का, वो ये चाह रहे हैं कि पब्लिक पीपीपी मॉडल में आए, और जो भारत के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो इसके साथ मिलके, और नई अच्छा आइडिया है, करना चाहिए, है ना। खैर दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, और हाइड्रोजन ट्रेन से जुड़े हुए जो बातचीत है या उनकी जानकारियाँ थोड़ा गूगल करा करें आप, ChatGPT वगैरह पे डाल के, जो लोग हैं सर्च करते रहना नई नई चीज़। लेकिन अगर सरकार इसको उपलब्धि बता रही है तो उपलब्धि मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। जब भी कोई अगला प्रतियोगिता में प्रश्न पूछा जाएगा तो हाइड्रोजन ट्रेन से संबंधित प्रश्न जरूर उसमें आएगा। तो जींद के लोगों को उनका शहर चमका, उनके शहर में सफाई हुई, उनके शहर सुंदर दिखाई दिया, इसके लिए बहुत बधाई। बीजेपी के नेताओं को बहुत बधाई कि वो उन्होंने एक इवेंट में आज वो शामिल हो गई। देश के लोगों को भी बधाई कि मोदी जी कह रहे हैं कि उपलब्धि है तो मान लेना चाहिए, हम मान लेते हैं। और अगर आप एलोन मस्क जो एक उद्योगपति हैं वो कह रहे हैं कि ये फ्यूल ऑफ फूल्स है, ये उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार।